नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और डीसी जनरेटर के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स का क्या क्या यूज़ होता है, एप्लीकेशन क्या है, वर्किंग कैसे है, वो सब आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकली देखा, थ्योरेटिकली देखा, एनिमेशन के थ्रू देखा। उन तीनों तरीक़ों से देखा तो मेरे हिसाब से आपका वो बेसिक क्लियर हो गया होगा कि डीसी जनरेटर कितने पार्ट्स से बना होता है, उन सब पार्ट्स का जो है इंडिविजुअली क्या काम होता है और वो पार्ट्स दिखने में कैसे होते हैं। कभी अपने को मोटर देखने को मिले, रिपेयरिंग करने को मिले और अपने को कोई भी काम उस मोटर से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड मिले तो कम से कम उसके जो पार्ट्स हैं वो तो अपने फैमिलियर रहने चाहिए। तो उन सब का अपने पिछले वीडियो में अपने डिटेल से देखा। आज अपने देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। आज अपने इसकी बात करेंगे क्योंकि मेरे को पता है, मैंने पढ़ा कि फैराडे का जो लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था, उसमें था कि जब भी कोई चुंबक है, अगर इससे फ्लक्स निकलेंगे और कोई भी कंडक्टर इस फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। और वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, डी फाई बाय डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ये चीज़ मैंने पढ़ी। इसी चीज़, ये तो मेरे को पता हुआ कि चुंबक बनाई, कंडक्टर बीच में आर्मेचर लगाया, फ्लक्स को कटे, ईएमएफ जनरेट हो गया। अब वो ईएमएफ कितना जनरेट होगा वो कौन बताएगा अपने को, अपनी ईएमएफ इक्वेशन बताएगी कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा। और उस ईएमएफ इक्वेशन जो अपने को मिलेगी वो डिसाइड करेगी कि अपना जनरेटर है वो किस प्रकार व्यवहार करेगा, स्पीड से ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्लक्स से ईएमएफ से क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों का जो है अपने को पता कब चलेगा, जब ईएमएफ इक्वेशन अपने कर लेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें मान के चल रहा हूँ। नंबर 1 मैंने माना P जो है वो नंबर ऑफ पोल्स है। P क्या है अपने, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, मतलब ध्रुवों की संख्या। को हिंदी में देखना चाहे तो ध्रुवों की संख्या। P क्या है अपने, नंबर ऑफ पोल। दूसरा मैं आगे देखूं फाई, फाई क्या है यहाँ पे, फ्लक्स पर पोल। इसका मतलब हिंदी में देखना चाहो आप तो प्रत्येक ध्रुव पर, पोल पर फ्लक्स वेबर में। मात्रक क्या होता है इसका, वेबर, ठीक है, कोई देखना चाहे तो। ये मान लिया। तीसरा मैंने मान लिया n, स्पीड किसकी, आर्मेचर की, स्पीड ऑफ कंडक्टर। स्पीड ऑफ कंडक्टर ये किस में होगी, आरपीएम में। ये किस में होगी, आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। चौथा और क्या वो चीज़ इसमें चाहिए, आप देख लो, जेड। जेड मैंने माना यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर। जेड मैंने मान लिया यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब चालकों की संख्या। जेड क्या हुआ यहाँ पे, चालकों की संख्या। फिर मैंने यहाँ माना ए। ए क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब समांतर पथों की संख्या। ये कुछ चीज़ें मैंने मानी है यहाँ पे। इसको उतारो आप पहले, इसको आप उतार दो पहले।
ये चीज़ें मैं मान के चला कि मैं ईएमएफ इक्वेशन किसकी पढ़ रहा हूँ, जनरेटर की पढ़ रहा हूँ, तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैंने मानी कि जो P मैं यहाँ लिखूँगा जो भी, वो पोल्स की संख्या होगी, ध्रुवों की संख्या होगी। फाई जो मैं यहाँ लिखूँगा वो फ्लक्स पर पोल होंगे, प्रत्येक पोल में जो फ्लक्स हो रहा है उत्पन्न वो होंगे। N जो है मैंने मान लिया कि स्पीड होगी, Z मैंने मान लिया कि चालकों की संख्या होगी, और A मैंने मान लिया समांतर पथों की संख्या होगी। ठीक है, ये चीज़ मानी मैंने। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं चालकों की, और एक बार समांतर पथों की संख्या मैं देख लेता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि चालक क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो हो, सही है। जेड कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो, मैंने बताया दो कंडक्टर मिलकर ये एंड कनेक्शन से जुड़े होते हैं तो एक क्या बनाते हैं, टर्न बनाते हैं, दो कंडक्टर मिलकर, सही है। फिर मैंने बताया था कि दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा टर्न जो है वो मिलके क्या करते हैं, कोइल का निर्माण करते हैं। एक से ज़्यादा टर्न मिलके क्या निर्माण करते हैं, किसका, इसको कहते हैं कोइल। और एक से ज़्यादा कोइल जब मिल जाती हैं सीरीज में, उसको जोड़ दे तो वो क्या कहलाती है, अपनी वाइंडिंग कहलाती है। ये आर्मेचर वाइंडिंग में मैंने पहले ही देखा था। तो ये नंबर ऑफ कंडक्टर कौन से हैं, यही कि अगर एक टर्न है तो दो कंडक्टर, दो टर्न है तो चार कंडक्टर, और वाइंडिंग है वहाँ बहुत सारे टर्न होंगे, बहुत सारे कोइल होंगे, तो नंबर ऑफ कंडक्टर भी कितने हो गए, जेड। जेड कितने हुए, जितने कंडक्टर लिए गए हैं उतनी उनकी संख्या क्या होगी, जेड। अब आर्मेचर वाइंडिंग की आर्मेचर में जो है वाइंडिंग के पैरेलल पाथ की बात करें तो मैंने पढ़ा कि जब लैप वाइंडिंग थी तो नंबर ऑफ पोल जो है, नंबर ऑफ पोल है वो पैरेलल पाथ के बराबर होंगे, पैरेलल पाथ के बराबर होंगे। मतलब जो ध्रुवों की संख्या है वो समांतर पथों की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। और वेव वाइंडिंग जो, ये लैप की बात थी, और वेव वाइंडिंग में क्या था कि पैरेलल पाथ हमेशा कितने रहते हैं, पैरेलल पाथ हमेशा कितने रहते हैं, दो रहते हैं। ये बातें अपन ने पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये वही जेड है, ये वही ए है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले उतारा हुआ है तो दोबारा उतारने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज़ तो ये समझाने के लिए था कि आपको पिछली चीज़ें रिकॉल हो। अगर सब चीज़ें बेसिक आपका क्लियर होगा तो आपके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। किसी को लगे कि ये आईटी वाले को लगे कि ये थोड़ा हाई लेवल का है, तो ये हाई लेवल नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, बेसिक्स हैं। देखो बेसिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग आईटी सब में सेम रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन उठते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में वो इन्हीं बेसिक्स से उठते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहेगा आपको कि जनरेटर का डायग्राम बना दो, लैब वाइंडिंग का डायग्राम बना दो, या मोटर का डायग्राम बना दो, कैसा कभी नहीं कहेगा। वो तो उसमें आने वाले बेसिक क्वेश्चन को पकड़ेगा, और वही इन्हीं सभी वीडियो में अपने जनरेटर का जो है एक एक बेसिक अपन ने पकड़ा है, और आगे भी वीडियो में हर वीडियो में अपने बेसिक्स की जो है तैयारी करते चले जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव उठा लेना, अपन ने जो करा है उसी में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन की। फैराडे का जो लॉ था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहता था फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या कहता था कि E जो है वो किसके बराबर है, d∅dt के। सही है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक के बराबर होती है। d∅ क्या है, फ्लक्स, फाई फ्लक्स, d का मतलब परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन है d∅। फ्लक्स परिवर्तन क्यों होगा कि जब आर्मेचर घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इधर जा रहा होगा तो ये क्या करेगा, आर्मेचर उसको काटेगा, काटेगा तो कभी फ्लक्स ज़्यादा कटेगा, कभी फ्लक्स कम कटेगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। उसी फ्लक्स में परिवर्तन को क्या बोल दिया अपन ने यहाँ पे, d∅ बोल दिया। dt क्या है यहाँ पे, dt है यहाँ पे समय में परिवर्तन, क्योंकि समय में परिवर्तन कारण कि फ्लक्स जब कटेंगे, आर्मेचर फ्लक्स को काटेगा, जब आर्मेचर फ्लक्स को काटेगा तो उसमें कुछ ना कुछ समय तो लगेगा,
तो वो समय कौन सा हुआ मेरा, dt हुआ। तो E किसके प्रोपोर्शनल हुआ, d फाई बाय dt के। अगला अपने देखते हैं, इसको देखो आप, आगे देखो इसको, फिर अपने दूसरी बात करते हैं इसमें। अब मैं आप बात करूं डी फाई कितना होगा, टोटल फ्लक्स मैं देखूं कितना होगा, टोटल फ्लक्स देखूं मैं। तो मैंने कहा, पीछे भी लिखा मैंने कि फाई क्या है, फ्लक्स, यहां लिख लेते, ऊपर दिखना नहीं होगा आपको। फाई क्या था यहां, अभी पीछे अपन ने लिखा फ्लक्स पर पोल, मतलब एक पोल है तो उसका फ्लक्स क्या है, फाई। दो पोल है तो दो, प्रत्येक पोल का फ्लक्स क्या है, फाई है। तो अगर दो पोल है तो दो फाई, चार पोल है तो चार फाई, छह पोल है तो छह फाई। तो मैंने माना पूरी मशीन में कितने पोल हैं, पी, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, पी इंटू, समझे कि अगर दो पोल, मशीन के पोल जो हैं वो जोड़े में होंगे, एन और एस ध्रुव इकट्ठे होंगे, तो दो पोल है तो कितना हुआ, दो फाई, चार पोल है तो चार फाई, छह पोल है तो छह फाई। अब मेरे को पता नहीं है मशीन कितने पोल से मिलके बनी हुई है, तो मैंने कह दिया पी पोल है मशीन में, और प्रत्येक पोल का जो फ्लक्स कितना है, फाई। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, पी इंटू फाई। तो पी इंटू फाई क्या हो गया, मेरा टोटल फ्लक्स हो गया। ठीक है, फिर मैं देखूं इसमें टाइम कितना हुआ, डी टी। टाइम किस में है, फ्लक्स में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें लगने वाला समय। फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब ये रोटेट करेगा आर्मेचर और फ्लक्स को काटेगा, तभी तो परिवर्तन होगा। तो मैंने माना कि मोटर मशीन जो है, डीसी जनरेटर है, वो एन चक्कर जो है वो कंप्लीट करती है 1 मिनट में। आरपीएम था 1 मिनट में। 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकंड भी लिख सकता हूँ। 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने देखा कि कोई मशीन जो है एन चक्कर जो लगा रही है, अब कितने लग रहे हैं मेरे को नहीं पता, पर मैंने स्पीड को एन माना, तो एन चक्कर लगा रही है 1 मिनट में। मिनट को मैं 60 सेकंड भी लिख सकता हूँ। तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, 60 बटे, ये एन कहाँ चला जाएगा, उधर बटे में। दोबारा से देख लो, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत था वो कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, समानुपाती होती है, बराबर होती है। तो मैंने देखा फ्लक्स में परिवर्तन को माना डी फाई, समय में परिवर्तन माना मैंने डी टी। डी टी समय में परिवर्तन, डी फाई जो है फ्लक्स में परिवर्तन। अब फ्लक्स देखो टोटल कितना था, तो एक पोल जो है, एक पोल का जोड़ा है, तो उसमें मान लिया अगर फाई था, एक पोल का फाई था, तो 2 का 2 फाई, 4 का 4 फाई, 6 का 6 फाई, और पी पोल का पी फाई। तो मैंने लिख दिया पी इंटू फाई। अब मैं टाइम देखूं तो एन चक्कर लगा रही है आर्मेचर अपना। अब एन कितने वो अपने को नहीं पता, मैंने 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, वो एन की वैल्यू रख देंगे। 1 है तो 1 रख देंगे, 2 है तो 2 रख देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे। तो मैंने वहाँ लिखा था पीछे भी कि एन चक्कर है और एन स्पीड है आर्मेचर की, किस में, आरपीएम में। तो एन चक्कर लगाए 1 मिनट में, तो एक चक्कर कितने में लगेगा, ये एन इसके बटे में चला जाएगा, तो 60 बटे एन हो जाएगा। तो अब मेरे को ये तो वैल्यू किसकी होगी, डी टी की। ये तो हो गया मेरा टी मान लो, डी टी मान लो, जो भी मानो आप, और ये वैल्यू होगी मेरी डी फाई की। ठीक है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू ये होगी। तो अब ये उतारो, अब मैं आगे रखना चाहूँ इसमें, तो उतारो इसको। हुआ ये, आगे देखते हैं अब। अब डी फाई की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे मेरी, पी फाई, और डी टी की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, 60 बटे एन। बटे से बटे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ई बराबर कहाँ क्या हो गया, एन पी फाई अपॉन में 60। सही है, क्यों बटे से बटे वाली संख्या ऊपर जाएगी, तो एन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ई बराबर क्या हुआ, एन पी फाई अपॉन 60। ये आगे मेरी समीकरण है। अब ये जो ई है, ईएमएफ जनरेट हुआ है, वो किसका है, एक कंडक्टर का।
किसका है? एक कंडक्टर में अगर इस हिसाब से मैं मानूं, एक कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मानूं कि N और S ऐसे थे और ऐसे एक ही टर्न का कंडक्टर था, ये एक ही है ना, ये तो कैसे, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने इस टाइप का यूज़ किया है। तो ये तो कितना है? 2 कंडक्टर और क्या हुआ? एक टर्न हुआ। ये उसी 2 कंडक्टर और एक टर्न हुआ, तो ये तो एक कंडक्टर का ईएमएफ है। 2 होंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, 3 होंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, 4 होगा तो इंटू 4 हो जाएगा। ये ई क्या है? पर कंडक्टर का है। मेरे पास नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं मेरे को नहीं पता। मैंने पीछे क्या माना कि नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है? जेड। तो ये एक कंडक्टर के लिए है तो जेड कंडक्टर के लिए निकालेंगे अपने। फिर पैरेलल पाथ, एक कंडक्टर है, एक पोल, 2 पोल थे तो पैरेलल पाथ कितने हुए? 2। 4 हुए तो अगर वेव लैप वाइंडिंग की बात करूँ तो मैं तो 4, 6 करूँ तो 6, और अगर वेव वाइंडिंग की बात करूँ तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहेंगे? 2। तो अपने को पता नहीं है ये 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, 6 रहेंगे। तो पर कंडक्टर का जब ईएमएफ ये हुआ तो जेड कंडक्टर और ए पैरेलल पाथ के लिए अपने क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को जेड बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? जेड एन पी फाई अपॉन 60 ए। दोबारा से देख लो, ईएमएफ इक्वेशन में मैंने बात करी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो मैंने यहाँ करा डी फाई बाय डी टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना था? ई। अब मैंने यहाँ देखा कि डी फाई क्या था? पी इंटू फाई, क्योंकि डी फाई है टोटल फ्लक्स, तो एक पोल पे फ्लक्स कितना था? फाई, तो पी पोल पे कितना होगा? पी इंटू फाई। अब टाइम की बात करी मैंने, तो एन चक्कर लगाने में मशीन कितना टाइम ले रही थी? 1 मिनट। तो 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ। तो एक चक्कर लगाने में 60 बटे एन, तो टोटल टाइम ये रहा, टोटल फ्लक्स ये रहे। बटे से बटे वाली संख्या कहाँ गई? ऊपर गई। तो एन पी फाई अपॉन 60 हुआ। तो अब एक कंडक्टर में ये है, तो टोटल कंडक्टर जेड और टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने? ए। तो उन टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और पैरेलल पाथ के लिए अगर ईएमएफ अपने निकालें तो उसके लिए पूरी इक्वेशन को किससे गुणा करना पड़ेगा? जेड बाय ए से। तो इसमें ये होगा कि जितने भी कंडक्टर लगे हुए हैं उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जितने भी पोल लगे हुए हैं उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जितनी भी स्पीड है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। लैप वाइंडिंग है तो पोल के बराबर पैरेलल पाथ आ जाएंगे, वेव वाइंडिंग है तो पैरेलल पाथ क्या रहेंगे? 2 ही रहेंगे। तो उससे अपना ईएमएफ जो है जनरेट होगा, उसका अपने को पता चल जाएगा। तो यही हमारी जो है ईएमएफ इक्वेशन है। मेन जो ईएमएफ इक्वेशन है वो अपनी यही है कि कितना ईएमएफ जनरेट होता है? फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो लिखो इसको, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अपने। ये समझ आई बात? आगे देखते हैं अपने। अब ई क्या आया अपना? फाई जेड एन पी अपॉन 60 है। अब मैं बात करूं, जब भी एक मोटर में बनाऊंगा, जनरेटर में बनाऊंगा, मशीन में डिजाइन करूंगा, तो उसमें वाइंडिंग पहले से ही करके रखूंगा। वाइंडिंग पहले ही करूंगा, पोल भी पहले ही डिसाइड करूंगा कि कितने पोल की मशीन बनाई है, बना के छोड़ दूंगा पहले तो मैं। फिर पोल फिक्स हो जाएंगे, वाइंडिंग फिक्स होगी तो क्या होगा? जेड भी फिक्स हो जाएंगे और पैरेलल पाथ भी क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? एक मशीन जब मैं डिज़ाइन करूंगा तो उसमें चुंबक पहले से, विद्युत चुंबक के कितने पोल बनेंगे स्टेटर के, वो पहले से डिसाइड होगा। उसमें अपने तो चेंज नहीं करेंगे, अपने तो सिर्फ उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें कंडक्टर वाइंडिंग पहले से करी जाएगी तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने लगाए वो पहले डिसाइड होगा। वाइंडिंग लैब में या वेव में करी गई है ये भी पहले डिसाइड होगा। तो इसमें क्या है? जेड पी और ए और 60 वैसे ही 60 ही रहेगा। तो ये चीज़ें क्या रहती है? फिक्स रहती हैं। तो इसी प्रकार मैं मान सकता हूँ कि ई जो प्रोपोर्शनल है वो किसके रहेगा? एन फाई के। इसका मतलब सिर्फ एन और फाई ही चेंज होंगे, बाकी सब चीज़ें एक बार मशीन डिज़ाइन होने के बाद में, जब एक बार मशीन डिज़ाइन हो जाएगी
उसके बाद में बाकी चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज़ परिवर्तित होगी, दो ही चीज़ें परिवर्तित होगी, वो क्या होगा, n और phi। तो इससे दो फॉर्मूले निकलते हैं, n किसके प्रोपोर्शनल हुआ, E अपॉन phi के। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फ्लक्स बढ़ेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, इससे क्या हुआ, n प्रोपोर्शनल किसके, वही phi के, फ्लक्स बढ़ा तो स्पीड कम। या मैं मानूँ E जब भी बढ़ेगा जब मेरा n बढ़ेगा, E जब बढ़ेगा जब मेरा phi बढ़ेगा। देखो फ्लक्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, EMF जनरेट होगा। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा फ्लक्स कटेंगे, जितने ज़्यादा फ्लक्स कटेंगे उतने ही क्या होगा, EMF जनरेट होगा। यहाँ देखूँ, अगर फ्लक्स ज़्यादा बढ़े और कंडक्टर धीरे चल रहा है तो मेरा EMF अपने आप क्या हो जाएगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ही डिसाइड करेगी कि फ्लक्स कितने काटने हैं, कितने कट रहे हैं। और जब फ्लक्स कटेंगे स्पीड ज़्यादा होगी, उसी ही कंडीशन में EMF भी ज़्यादा होगा। तो ये जो है ना, ये इक्वेशन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये अपना डिसाइड करेगा कि जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से वो काम करते हैं और कौन सा जनरेटर किस लिए, इन विशेषता के हिसाब से अपने उसको यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें थी इसमें जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। आगे अपने जनरेटर के पार्ट देखते हैं, आप ये लिख लो। ये आप हमेशा याद रखना कि EMF इक्वेशन है जो, वो DC जनरेटर की क्या है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अपने DC जनरेटर की। DC जनरेटर है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार कितने हैं, DC जनरेटर कितने प्रकार का होता है। मेनली DC जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब हिंदी में कोई देखना चाहे तो पृथक उत्तेजक जनरेटर। ठीक है। दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड, हिंदी में कोई देखे तो स्व उत्तेजित। सेल्फ मतलब स्व, एक्साइटेड मतलब, जब इनको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों इसे सेपरेटली एक्साइट कहते हैं, क्यों इसे सेल्फ एक्साइट कहते हैं। फिर ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट, सीरीज, और यहां मैं ले सकता हूं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर तीन टाइप के हुए। कौन से? शंट, ये तो एक ही टाइप का है, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। ये दूसरा टाइप हुआ इसका सेल्फ एक्साइटेड। ये तीन पार्ट में हुआ। कौन सा? शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड को अपने दो भागों में बांट सकते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, इसमें अपने बांट सकते हैं। लिखो आप, टाइप ऑफ DC जनरेटर लिखने जा रहे हैं अपने। उन टाइप ऑफ DC जनरेटर में क्या क्या टाइप के होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ अगर अपने देखें, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट भी आगे दो टाइप के होते हैं। इसमें दो होते हैं, कम्युलेटिव जिसमें फ्लक्स जुड़ते हों, और दूसरा डिफरेंशियल। यही सेम इसमें है, शंट जनरेटर में भी दो ही हैं। कौन से? एक तो कम्युलेटिव और दूसरा डिफरेंशियल।
पढ़ा अपन ने डीसी जनरेटर के कितने टाइप होते हैं। डीसी जनरेटर दो टाइप के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड तो अलग से अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। सेल्फ एक्साइटेड के आगे तीन पार्ट होते हैं, कौन सा? शंट, सीरीज और कंपाउंड। तीन टाइप के ये होते हैं, जिसमें कंपाउंड के दो टाइप है, कौन से? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ठीक है। और इन्हीं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के भी दो टाइप है। कौन? लॉन्ग शंट भी दो टाइप के, कौन से? क्यूमुलेटिव जिसमें फ्लक्स जुड़ता हो, डिफरेंशियल जिसमें फ्लक्स घटता हो। क्यूमुलेटिव। फिर ये शॉर्ट शंट में भी दो टाइप के हैं, जिसमें फ्लक्स जुड़ता हो और जिसमें फ्लक्स घटता हो। तो ये दोनों दो टाइप के हैं। तो इतने टाइप के जनरेटर अपने को पढ़ने पड़ेंगे। उसके और आगे को डिटेल में देखना चाहें तो ये भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? फ्लैट, लेवल और ओवर कंपाउंड। फ्लैट, ओवर और अंडर कंपाउंड, तीन टाइप के होते हैं। वो अपने वैसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिकली यही जो हैं वो टाइप्स होते हैं किसके? डीसी जनरेटर के, ठीक है। इसको उतार लिया होगा आपने। अब बात करते हैं पहले फटाफट अपने किसके? सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सॉरी सेपरेटली एक्साइटेड। पहला पॉइंट वो था ना, तो बात करेंगे अपने सेपरेटली एक्साइटेड की बात करेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड की अपने बात करेंगे, ठीक है। तो देखा, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्साइटेशन जो है, मैंने पहले ही बताया था, एक्साइटेशन क्या होता है? जब फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है, एन और एस पोल बनाए जाते हैं, तो जब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जो अपने तांबे की तार लपेट के डीसी करंट देते हैं, वही क्या कहलाती है? यहाँ पे एक्साइटेशन कहलाती है। तो मैंने इसको अलग से जो है, ये जो वेरी, इसका तीर का निशान का मतलब वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा अपने इस वी को कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटर है, फील्ड वाइंडिंग है, तो आई एफ यहाँ पे करंट चल गई। ये फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा और ये फील्ड वाइंडिंग का अंतिम सिरा। फिर ये तो होगी फील्ड वाइंडिंग, जो अपने ये एक बताते हैं, जो अपने ये दिखाते हैं ना इस टाइप से, एन और एस। तो एन और एस तो कौन बनाएगा? ये। फिर यहाँ आर्मेचर बनाया, ये आर्मेचर के ब्रश, यहाँ ये क्या है? आर्मेचर, ये आर्मेचर के ब्रशेस। और यहाँ मैंने एक कोई लोड कनेक्ट कर दिया, और आर्मेचर से क्या कनेक्ट होगा? शाफ्ट के थ्रू जो अपना प्राइम मूवर कनेक्ट होगा, जो इसको रोटेट करवाएगा। तो जब ये यहाँ से ये क्या आएंगे? फ्लक्स आएंगे। ये क्या आएंगे? जब फील्ड बनेगी, फील्ड वाइंडिंग बनेगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे तांबे की तार लपेटेगी, वोल्टेज अप्लाई होगी, करंट फ्लो होगी, तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये क्या हुई मेरी? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या हुआ मेरा? मैग्नेटिक फील्ड, या जिसे मैंने बोल दिया चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। और फ्लक्स, फाई क्या हुआ? ये फ्लक्स। और ये आर्मेचर घूमेगा, फ्लक्स क्या होंगे? कटेंगे, तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। इस ईएमएफ को मैंने लिख दिया ईजी से। इसको किससे लिख दिया? ईजी। जी मतलब जनरेटेड, उत्पन्न हुआ ईएमएफ। रेजिस्टेंस इसका मान लिया मैंने आर्मेचर वाइंडिंग का, क्या? आरए। तो यहाँ से करंट आर्मेचर से क्या निकलेगी? आर्मेचर करंट। और लोड पे क्या चली जाएगी? लोड करंट। और जो लोड को मिलती है उसको अपने क्या बोल देते हैं? वी बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। दोबारा से देख लेते हैं अपने। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक्साइटेशन क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग को, स्टेटर को जब अपने इस टाइप से दो पोल बनाते हैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे तांबे की तार को लपेटकर, तो जो एन और एस पोल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने स्टेटर के पोल, जिसको फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं, फील्ड पोल भी कहते हैं।
तो मैंने क्या करा, एक सेपरेटली एक वोल्टेज सोर्स लगाया। वोल्टेज सोर्स लगाने से करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होके ये इस वाइंडिंग पे गई। तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे कोई तांबे की तार लपेटी हुई है तो वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। चुंबकीय क्षेत्र बना, आर्मेचर यहाँ लगा हुआ था, आर्मेचर प्राइम मूवर से कनेक्ट है शाफ्ट के थ्रू। तो आर्मेचर क्या करेगा, पर प्राइम मूवर घूमने से आर्मेचर क्या करेगा, इस फ्लक्स को काटेगा। फ्लक्स को काटने से क्या ईएमएफ जनरेट होगा, और फिर आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर करंट फ्लो होगी। तो वो आर्मेचर करंट मैंने यहाँ दिखा दी। वो कलेक्ट कौन करेगा, ब्रशेस कलेक्ट करेंगे। वो आर्मेचर करंट कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं आज अपने जनरेटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लाइट की सप्लाई देनी है। तो मैंने वो सप्लाई कहाँ भेज दी, किसी लोड पे भेज दी। ये क्या है मेरा लोड, लोड पे चली गई। अब लोड पे जो वोल्टेज मिलती है वो क्या मिलती है, टर्मिनल वोल्टेज। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं अपने, टर्मिनल वोल्टेज। और लोड पे जो करंट आती है उसको क्या बोलते हैं अपने, लोड करंट। तो अपने ये डायग्राम था, इसमें अपने कुछ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। आइए क्या है यहाँ पे, ये लिख लो आप। आइए यहाँ क्या है, आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा। आईएल क्या है, लोड धारा। वी क्या है यहाँ, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब बताता हूँ मैं आपको। देखो जो जनरेट होगा ईएमएफ वो स्टैंडर्ड होगा कि इजी, लेकिन कभी कोई भी वाइंडिंग है उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। ब्रशेस भी कुछ ना कुछ लॉस करेंगे। तो इनके कारण जितना ईएमएफ जनरेट हुआ है वो सारा का सारा अपने को आउटपुट में थोड़ी मिलेगा। हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉस होगा। आज अपने खाना खाते हैं तो जितना खाना खाते हैं उतना ही काम थोड़ी करते हैं, कुछ ना कुछ अपने शरीर को भी चाहिए, एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो ये आर्मेचर जो है वो कुछ ना आर्मेचर वाइंडिंग कुछ ना कुछ लॉस तो करेगी। हाँ, अपने ये कह सकते हैं कि आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम से कम रख दें ताकि लॉसेस कम से कम हो, लेकिन होंगे तो सही। तो वही चीज़, वही लॉसेस कट के, वही ब्रूस का ड्रॉप कट के अपने को लोड पे क्या मिल जाती है, अपनी टर्मिनल वोल्टेज मिल जाती है। तो इजी था जो स्टैंडर्ड वोल्टेज जनरेट हुआ, और वी है जो वोल्टेज अपने को प्रैक्टिकली मिला। तो हमेशा जो चीज़ आइडियली होगी, आदर्श चीज़ जो जनरेट होगी, वो कभी भी आउटपुट में नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। अपने सिर्फ इतना उसमें कर सकते हैं कि उन लॉसेस को कम से कम कर दें। लॉसेस किसके कारण होते हैं, रेजिस्टेंस के कारण। तो उस रेजिस्टेंस को मैं कम से कम कर दूं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, इससे एक चीज़ पता चली कि आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको मिनिमम रखते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस को मिनिमम रखते हैं 1 ओम के आसपास। कम भी रख सकते हैं आप, पर लिमिट है 1 ओम के आसपास ही अपने आर्मेचर करंट को रखते हैं। और अपने ये भी कह सकते हैं आर ए जो है वो जो है क्या है, 1 ओम से जो है बराबर या कम, बराबर या कम। ये मैं यहाँ आर या 1 ओम के बराबर है या इससे कम है। तो यहाँ लिख सकते हो, नोट लगा लो आप, नोट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग से ज़्यादा होता है, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम से कम होता है। क्यों? ताकि यहाँ लॉसेस कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेटेड वोल्टेज मेरे को आउटपुट में मिल जाए। जो बोल रहा हूँ वो भी लिखते जाना। तो आर ए जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम के आसपास होता है, के आसपास होता है। ठीक है, ये तो बात हुई है। अब मैं देखता हूँ इस इक्वेशन से मेरे को ईएमएफ कितना मिला। ये उतारो पहले, फिर मिटाना पड़ेगा थोड़ा। अब मैं देखूं, मिटाऊं इसको। उतार लो। अब मैं इधर वाला एक बार हटा रहा हूं, यहां देखते हैं अपने को क्या क्या चीज मिली। अब मेरा ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, ईजी। ईजी में सबसे पहले लॉस कौन सा हुआ, इस आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। तो ड्रॉप को किससे लिखते हैं, आई आर से। ड्रॉप को किससे लिखते हैं, आई आर से। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर। इसमें आई कितनी है, जो ये देखो बाहर जा रही है। तो टोटल वोल्टेज में से पहला लॉस कौन सा हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। तो ईजी माइनस
IA RA, IA ये रहा जो आर्मेचर करंट थी, RA कौन सा, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। एक लॉस तो इसके कारण हुआ, फिर कुछ लॉस किसके कारण हो जाएगा, ब्रशेस के कारण, तो माइनस BCD। यहाँ BCD का मतलब क्या है, B से ब्रश, C से कॉन्टैक्ट और D से ड्रॉप। तो कुछ लॉस किसके कारण हो जाएगा, ब्रशेस के कारण हो जाएगा। ठीक है, ब्रशेस के कारण लॉस 1 से 2 वोल्ट तक होते हैं, इसलिए इसको अपने नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। लेकिन IA-RA लॉस होता है और इसलिए इसको कम करने के लिए RA की वैल्यू जो है मिनिमम रखी जाती है। और ये EG मेन जनरेटेड EMF में से पहले ये ड्रॉप चल गया और ये ड्रॉप चल गया, तो बराबर किसके मिलेगा मेरे को, V के। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जो है वो पहली इक्वेशन है कि EG जनरेटेड EMF में से कुछ आर्मेचर ड्रॉप कट जाएगा, कुछ ब्रश का ड्रॉप कट जाएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगी, मेरी ये जो वो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो मिल जाएंगी। पहली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन यही है इसमें कि RA की वैल्यू कितनी होगी मिनिमम, इक्वेशन कौन सी होगी, ये होगी। फिर क्या पूछ सकता है इसमें, बता देता हूँ आपको। अब देखो V अलग से इसको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि लोड बढ़ने पर फ्लक्स पर, फील्ड फ्लक्स पर, एक्साइटेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसमें, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर में। ये क्वेश्चन ही है कि लोड बढ़ने के साथ फील्ड वाइंडिंग में फील्ड फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा या एक्साइटेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लिख लेना। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने या घटने से, लोड बढ़ने या घटने से फील्ड फ्लक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, जब भी लोड बढ़ेगा तो IL बढ़ेगा, IL बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि IA बराबर क्या है, यहाँ पे IA बराबर क्या है, IL है। क्यों, ये क्या है, किस में कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो IA बराबर किसके, IL। तो IL बढ़ा, लोड बढ़ने के साथ करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की IL बढ़ा तो IA भी बढ़ा, तो IA बढ़ा तो IA ड्रॉप भी बढ़ा। समझ रहे हैं बात को, कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोड बढ़ता है, अपने देखते हैं लोड बढ़ा तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करनी पड़ेगी, ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो IL करंट ज़्यादा ली। IL किसके बराबर है, आर्मेचर करंट के। क्यों, क्योंकि दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो IL बढ़ने से IA भी बढ़ी, IA बढ़ेगी तो IA इंटू RA। मैं कह रहा था इसको मिनिमम रखना है, लेकिन IA भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ड्रॉप क्या होगा, क्योंकि ये EG में से ये घट रहा है, तो इसमें से पहले कम घट रहा था, अब ज़्यादा घटेगा, तो V क्या होगा, कम मिलेगा मेरे को, टर्मिनल वोल्टेज कम मिलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में, किसमें, गवर्नमेंट एग्जाम में, कि सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर है, उसकी टर्मिनल वोल्टेज अगर बढ़ रही है या घट रही है, उसकी लोड करंट अगर बढ़ रही है या घट रही है, तो उसकी फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड फ्लक्स है या एक्साइटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ये कहना है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका जो है फील्ड फ्लक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। फील्ड तो अलग से किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स से, इसको F लिख दूं अगर मैं, दूसरे वोल्टेज सोर्स से क्या हो रही है, एक्साइट हो रही है, तो इस टर्मिनल वोल्टेज का यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, कि टर्मिनल वोल्टेज का फर्क एक्साइटेशन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अलग से एक्साइटेड है। ये चीज़ लिख ली। अब लिख ले, इसकी एप्लीकेशन लिखना चाहें, ये उतार ही लिया आपने, IA बराबर IL, और ये दो चीज़ें मिल गई मेरे को। अब एप्लीकेशन कोई पूछ ले, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ा सेटअप लगाना हर जगह मुश्किल रहता है, तो इसको एक तो यूज़ करा जाता है कोई प्रैक्टिकल जो लेबोरेटरी होती है, प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का एक तो यूज़ होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज़ है जो DC मोटर जो होती है
आगे पढ़ेंगे जब अपने डीसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है, गति का नियंत्रण है, उसका मेथड होता है कौन सा? वार्ड लिनियार्ड मेथड, वार्ड लियोनार्ड मेथड। उसमें जो है ये वार्ड लिनियार्ड मेथड जो डीसी मोटर के गति नियंत्रण में यूज होता है, इन दो जगह ही इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का यूज ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकली ये कम यूज़ होते हैं, कारण बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ा सेटअप के लिए बड़ी जगह चाहिए, बड़ी जगह के लिए ज़्यादा खर्चा चाहिए, इसके लिए भी ज़्यादा खर्चा चाहिए, जो क्या है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यही काम करने वाले और भी जनरेटर अपने को इससे कम रेट में, इससे कम जगह घेरने वाले भी मिल जाते हैं। तो इसलिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो यूज़ है वो क्या है? लिमिटेड हो गया। ठीक है जी, धन्यवाद। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने करंट अफेयर के बारे में भी लगातार करते रहेंगे। और एक अभी अपने डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियर स्टूडेंट के लिए, बीटेक वालों के लिए अपने क्या है कि अब जो पीएचडी में जो वैकेंसी आ रही है आरएसएम एसएसबी के थ्रू, जो जेईएन की वैकेंसी है जिसमें दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम है, उसके लिए भी अपने 1-2 दिनों में जो है वो क्लासेस लगातार स्टार्ट करेंगे और उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल से अपने वीडियो को उठाएंगे। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।